All right, good morning, students. Today we are beginning with a new chapter in political science. The chapter name is the electoral process. Electoral, now you can see from the word itself, it's something related to the election. यहाँ पे picture भी बताया गया है. So the second chapter we are going to learn about the process of elections. All right. So what is the process of election looking like in India? उसके क्या क्या functions है, कैसे होता है? We're going to look at this in this chapter. All right. Moving on. So now, what is our objective for today? Students will be able to take notes on the features and functions of the Election Commission of India and answer questions on the same. हमारा main objective क्या है? There's something known as the Election Commission of India. हम लोग उस पे notes लेंगे. कौन सी चीजों पे notes लेंगे? Features, यानी कि वो क्या है, कैसा है, and functions, वो क्या काम करता है. हम उन चीजों पे notes लेंगे and answer questions on the same. All right. Moving on. So what exactly are we learning today? We're learning 4 different questions. What is representation? Representation नाम का ये जो word है, ये क्या है? Why are elections important? Elections important क्यों है? हम लोग elections रखते क्यों है? Alright? Features of the Election Commission of India. जैसे हमने objective में बोला, main objective हमारा क्या है कि हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है, कैसे बनाया जाता है, वो ये Election Commission of India. And the functions of the Election Commission of India. यानी उस कमीशन के फंक्शंस क्या है, वो क्या क्या काम करता है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. दीज आर द 4 थिंग्स वी आर लर्निंग टुडे. स्टूडेंट्स नोट दिस डाउन सो यू डोंट मिस एनीथिंग. यू नो कि अच्छा ये 4 चीजें आज मेरी हो चुकी है. राइट नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन. ऑलराइट, रिप्रेजेंटेशन क्या है? द एक्शन ऑफ स्पीकिंग और एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन इज रिप्रेजेंटेशन. किसी भी इंसान के लिए बोलना या एक्ट करना किसी दूसरे इंसान के लिए इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास चाहती है कि 10th स्टैंडर्ड को फेयरवेल मिले और क्लास ने टीचर को बताया कि टीचर आप बात कीजिए प्रिंसिपल से फेयरवेल पार्टी के परमिशन के लिए. सो हियर यू आर गिविंग मी द पावर टू talk for you, or you are giving me the power to act for you. All right, and that power or that action is known as representation. represent करना यानी किसी के लिए बोलना, किसी के लिए कोई एक्शन करना. All right, modern democracy is a representative democracy. अभी जो डेमोक्रेसी हमारी है, जो गवर्नमेंट हमारी है ना, that is a representative democracy. That means people of the country and people of the nation सिलेक्ट हु देयर रिप्रेजेंटेटिव इज. वो अपने जो ग्रुप्स होते हैं, अपने जो ग्रुप्स होते हैं, उनमें से किसी को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो उनके लिए बोल सके, उनके लिए स्पीक कर सके, एक्ट कर सके. ऑलराइट, नाउ द कॉमन पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव्स अमंग्स देमसेल्व्स टू वर्क इन द गवर्नमेंट. तो कॉमन पीपल, जैसे मैंने अभी बोला, वो क्या करते हैं? जो आम आदमी होते हैं वो अपने में से किसी 1, 2 या कुछ इंसानों को सिलेक्ट करते हैं जो उनके लिए बोलेंगे, एक्ट करेंगे. कहां पे बोलेंगे, एक्ट करेंगे? इन द गवर्नमेंट. दे विल वर्क इन द गवर्नमेंट. रिप्रेजेंटेटिव्स, नाउ यू कैन सी दिस वर्ड इज whited out over here. So what's the meaning of representative? They are people who will do this action of representation. यानी जो लोगों के लिए बोलेंगे, एक्ट करेंगे. Alright, these representatives are chosen through elections. ये जो representatives होते हैं, जो गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं, वो कहां से कैसे सिलेक्ट होंगे? वो इलेक्शंस के थ्रू सिलेक्ट होंगे. राइट, द सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड आर टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. तो ये जो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए बोलेंगे, करेंगे, द रिप्रेजेंटेटिव्स, व्हाट आर दे एक्सपेक्टेड टू डू? उनका काम क्या है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें. दे टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. वेलफेयर मीन्स द गुड ऑफ द पीपल, यानी लोगों की अच्छाई के लिए काम करेंगे. एंड आर टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. अकाउंटेबल का मतलब क्या है? टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कि अगर हम तुम्हें सिलेक्ट कर रहे हैं देन यू हैव टू मेक चेंजेस फॉर अस, यू हैव टू वर्क फॉर अस. तुम्हें हमारे लिए अच्छा करना ही पड़ेगा, हमारे लिए वेलफेयर लाना ही पड़ेगा. ऑलराइट, दिस पिक्चर हियर बेसिकली एक्सप्लेन्स व्हाट रिप्रेजेंटेशन इज. पीपल है कंट्री में, ऑलराइट, एंड दे वोट फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव. वो किसी एक इंसान के लिए वोट करते हैं जो इन सब के लिए बोले. एंड देन दिस पर्सन, जो ये लोग बोलना चाहते हैं, जो
वो ये आदमी या जो औरत है वो गवर्नमेंट में बोलेगा और गवर्नमेंट के सामने पेश करेगा ताकि वो काम कर सके. अगेन थिंक ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द HM, मी एंड यू. HM यहाँ पे है, शी इज द मेन गवर्नमेंट. मैं तुम्हारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं. आई स्पीक फॉर यू, आई एक्ट फॉर यू, एंड यू आर द पीपल हु टेल मी व्हाट टू डू. तुम लोग मुझे बताओगे कि अच्छा मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये परमिशन है. Now, this is in a representative democracy. Now, there's another form of democracy called direct democracy. यहाँ पे देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वोट करते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट लॉज और रूल्स बनाती है. लेकिन गवर्नमेंट किस हिसाब से लॉज और रूल बनाती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, कि वो अपने हिसाब से बनाए, वो लोगों की ज्यादा नहीं सुनते. वर्सेस जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोगों की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाती है. दे carry on the message or carry on the intentions of the people to the government. All right, so that is representation. In short, representation is basically being a leader or being a representative for the people. All right, moving on. Why are elections important? Elections important क्यों है इंडिया में? So elections are a major aspect यानी feature of democracy. All right, हर एक डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते ही हैं. ऑलराइट, इफ द पीपल ऑफ अ कंट्री आर डिससैटिस्फाइड विद देयर करंट गवर्नमेंट, दे कैन चेंज इट बाय वोटिंग फॉर अनदर गवर्नमेंट. सिंपल बात है. इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हमारे कंट्री में समझो हम किसी गवर्नमेंट से तंग आ गए, हम लोग को पसंद ही नहीं है गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रहे लोगों के लिए, महंगाई बढ़ चुकी है, सब कुछ बुरा चल रहा है, समय इकोनॉमी बहुत खराब है, ऑलराइट, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है, लोगों में दंगे फसाद हो रहे हैं, तो पीपल कैन गेट डिससैटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से खुश नहीं है लोग, सो दे कैन चेंज इट बाय वोटिंग फॉर अनदर गवर्नमेंट. लोगों को लोग चाहे तो उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं बाय वोटिंग फॉर अनदर गवर्नमेंट. नाउ इलेक्शंस हेल्प टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज इन गवर्नमेंट थ्रू पीसफुल मीन्स. अभी गवर्नमेंट चेंज करना है तो पहले की तरह जैसे इंडिपेंडेंस के समय पे हुआ था, हम लोगों को मोर्चा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वी डोंट हैव टू प्रोटेस्ट, वी डोंट हैव टू डू इट बाय वायलेंट मीन्स. वी कैन फॉलो द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस एंड get that other government or bring that change in government through peaceful means. Peacefully we can just change the government. अभी for example the government of India, central government of India is voted in every 5 years. 5 सालों में बदलता रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बार बार इलेक्शंस होते हैं. सो इजी वे, vote karo and change your government if you would like to. And elections also ensure that many different political parties also have the chance to participate in the process of governance. Elections क्या करता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को चांस देता है कि लो तुम भी पार्टिसिपेट करो, गवर्नमेंट में हिस्सा बनो, गवर्नमेंट देश को चलाने में मदद करो. राइट, तो अभी इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, राइट, एंड देयर आर मेनी 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 पार्टीज. क्यों? क्योंकि हर एक पार्टी बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में सोचती है. फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस थिंक्स अबाउट अ लॉट ऑफ द माइनॉरिटीज इन इंडिया. भारतीय जनता पार्टी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोस्ट ऑफ द हिंदू मेजोरिटी ऑफ इंडिया. ऑलराइट, तो अलग अलग पार्टीज अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग लोगों के लिए बोलते हैं, के लिए काम करते हैं. ऑलराइट, सो इन ऑर्डर टू रीच ऑल दीज डिफरेंट पीपल ऑफ इंडिया, elections are very important. Why? Because they give a chance for all these parties to participate in the process of governance. Governance यानी the running of the government, यानी गवर्नमेंट को चलाने में उनको एक चांस मिल जाता है, गवर्नमेंट चलाने का उनको एक मौका मिल जाता है. Alright, so that's why elections are important. These are the few points. Now, what are the features of the Election Commission of India? Now, this is the picture of the Election Commission of India. It's a commission, alright, it's a office. Abhi, what are the features? Article 324 of the Indian Constitution has established an election commission. Commission yani a group or a certain body of work. Alright. Now, ये कहाँ से establish हुआ? Article 324 of the Indian Constitution से. Now, the election commission handles the entire process of elections. जितने भी लोग इस कमीशन का हिस्सा है या इस कमीशन का पार्ट है, दे हैंडल द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको हैंडल करते हैं. नाउ द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर. इस कमीशन के हिस्से कौन है?
हिस्सा कौन है? वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देयर इज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु इज द हेड ऑफ दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड टू अदर कमिश्नर, उसके नीचे 2 अदर कमिश्नर है जो उसके साथ काम करते हैं. The chief election commissioner is appointed by the president of India and cannot be easily removed. तो ये जो ये इलेक्शन कमिश्नर है जो इलेक्शन के रिलेटेड सारा का सारा काम चलाएगा, who is he selected by the president of India, यानी the topmost head of India, and cannot be easily removed. cannot be easily removed क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन का कमिश्नर है, इसको कोई भी ऐसे वैसे रीजंस दे के हटा नहीं सकते, क्योंकि ये इलेक्शन का प्रोसेस संभाल रहा है, गवर्नमेंट बनाने का प्रोसेस संभाल रहा है. तो रीजंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, भले अगर वो करप्टेड है तो उस ग्राउंड पे निकाला जा सकता है, या अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिला जुला है तो उस रीजन पे निकाला जा सकता है, बट कोई भी ऐसे रीजन पे नहीं निकाला जा सकता जिससे इलेक्शन प्रोसेस पे असर पड़ेगा. ऑलराइट, सो द इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसे इजिली निकाला नहीं जा सकता. ऑलराइट, बिकॉज ही इज सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, द टॉप मोस्ट position in our government, in our country's government. And finally, there are no separate staff members of the ECI. ECI is a short form for Election Commission of India. Government officers, teachers and other employees help the Election Commission to execute the process of election. तो Election Commission of India के बाकी कोई ऐसे staff members नहीं है. What the Election Commission does is, जो गवर्नमेंट के बाकी ऑफिसर्स है, दफ्तरों में काम करते हैं, टीचर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं गवर्नमेंट के, दे टेक देयर हेल्प टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस और टू कंडक्ट द इलेक्शंस. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल समझो इलेक्शंस आ रहे हैं, सो यू माइट हैव नोटिस्ड इन द स्कूल की टीचर्स बोलेंगे ना कि छुट्टी है. क्यों छुट्टी है? क्योंकि टीचर्स को इलेक्शन के काम पे जाना पड़ता है. वो लोग वोट गिनने के काम में जाते हैं, वोटर आईडी, वोटर लिस्ट बनाने के काम में जाते हैं. ऑलराइट, सो ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, नॉट ओनली टीचर्स, बीएसटी में काम करने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग ऑफिस में मतलब ट्रेन वाले, लोकल ट्रेन वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं. देयर आर मेनी 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 गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. तो जो इलेक्शंस को करने का प्रोसेस है, या जो लेट्स से इलेक्शन शुरू करने का प्रोसेस है, इलेक्शन में जो काम करने का जो भी काम होता है, लिस्ट बनाना, वोटर आईडी बनाना, चेक करना, वो अंगूठे पे इंक लगाना, ऑल ऑफ दिस इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स. देयर आर नो सेपरेट स्टाफ मेंबर्स ऑफ द ECI और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो दीज आर द फीचर्स कि इलेक्शन कमीशन के लोग कौन है, क्या कौन कौन है इस कमीशन में, कमीशन कहाँ से बनाया गया. ऑलराइट, मूविंग ऑन. Now, what are the functions of this Election Commission of India? There are 5 major functions. We're going to look at all of them today. So the first major function is preparing the voters list. वो लोग क्या करते हैं Election Commission of India? They prepare the voters list. Indian citizens have the right to vote from the age of 18. 18 साल से कोई भी Indian citizen वोट कर सकता है. But अगर वोट करना है तो तुम्हें लिस्ट में, वोटर लिस्ट में होना पड़ेगा registered. You have to be registered in the voter list. So the Election Commission, what does it do? It has the responsibility to prepare the list of eligible voters. Eligible यानी जो इस प्रोसेस के लिए रेडी है या ऑफिशियली रेडी है. टू बी ऑफिशियली रेडी, व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू बी अबाउट द एज ऑफ 18. ठीक है, यू हैव टू हैव योर एड्रेस प्रूफ, यू हैव टू बी अबाउट द एज ऑफ 18, यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन. ऑब्वियसली अगर तुम अमेरिकन सिटीजन हो और तुम इंडिया में आते हो और तुम एज 18 के ऊपर हो, यू कैन नॉट वोट इन इंडिया बिकॉज तुम इंडियन सिटीजन नहीं हो. सो टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द एलिजिबल वोटर्स, कौन कौन वोटर्स है इंडिया में अवेलेबल अभी जो एज ऑफ 18 के ऊपर है. टू अपडेट द एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट, जो भी नए वोटर्स हैं उनको पुराने वोटर लिस्ट में ऐड करना है, अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट. एंड टू इंक्लूड द नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स, दे ऑल्सो इश्यू द वोटर आइडेंटिटी कार्ड टू वोटर्स. ये यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें पिक्चर में, दिस इज अ वोटर आइडेंटिटी कार्ड. ऑलराइट, तो हर एक वोटर को जब भी वोट करने जाना होता है, वो वोटर एलिजिबल है कि नहीं, या वो प्रॉपर रेडी है कि नहीं इलेक्शन के लिए, उसके लिए वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है. तो वंस यू हैव अ वोटर आईडी कार्ड, दैट मीन्स यू आर एन एलिजिबल वोटर, यानी तुम वोट कर सकते हो. ऑलराइट, यहाँ पे इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ वोटर्स है, उनके पिक्चर्स है, नाम है, और यहाँ पे उनका वोटर आईडी कार्ड है. ऑलराइट, द प्रोसेस ऑफ वोटिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन इंडिया बिकॉज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं.
कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पुराने वोटर्स हैं, नए वोटर्स हैं, कोई मर चुका है, कोई नया वोटर ऐड हो चुका है, दिस ऑल इज हैंडल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Alright. Second function, deciding the timetable and process of elections. Very easy. Election Commission क्या करता है? They decide कि elections कब conduct होने चाहिए, when to conduct the election, and in how many stages to hold elections in every state. हर एक स्टेट में कितने भाग में इलेक्शन होगा. अगर स्टेट बड़ा है तो 3 भाग में इलेक्शन हो सकता है. अगर स्टेट छोटा है तो एक ही भाग में खत्म कर देंगे इलेक्शंस, कि एक ही बार में इलेक्शंस खत्म कर देते हैं. Right? So deciding the timetable and process of elections is the second function. Alright. Now, the third function, scrutiny of the application of candidates. Scrutiny yani the checking or the inspection of the application of candidates. So what's the function about? Every political party has to select candidates for election. हर एक political party में there is one person जो तुम्हें दिखता है, जो सबसे ज्यादा दिखता है. For example, when I think about Indian National Congress, then I think about Rahul Gandhi is the candidate for it. When I think about BJP, then it's Narendra Modi. When I think about आम आदमी पार्टी, तब क्या कहते हैं उसको, अरविंद केजरीवाल की याद आ जाती है. ऑलराइट. सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू सिलेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन. हर एक पॉलिटिकल पार्टी में से कोई एक कैंडिडेट होता है, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. रिमेंबर, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, ओके, हु हैज टू स्टैंड फॉर द इलेक्शन. तो जो इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो पॉलिटिकल पार्टी उसको सिलेक्ट करती है. Now, candidates without a party can also stand for elections independently. अगर तुम्हारे पास पार्टी नहीं है और तुम्हें इलेक्शन में खड़ा होना है, you can do that. Alright? So any candidate or any person without a party can also stand for elections. These candidates, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाले कैंडिडेट्स होते हैं या जो इंडिपेंडेंट वाले कैंडिडेट्स होते हैं, दे हैव टू फिल आउट एप्लीकेशंस व्हिच इज स्क्रूटिनाइज्ड बाय द ECI. तो इनको क्या करना पड़ता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन में खड़ा होते हैं, they have to fill out an application form. You cannot just go and stand for election. नहीं, उनको अप्लाई करना पड़ता है और फॉर्म भरना पड़ता है. और उस फॉर्म में क्या होता है, उनका सारा का सारा इंफॉर्मेशन, वो लोग कहाँ पे पढ़े हैं, वो लोग उनको कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या, उन्होंने वो कभी जेल गए हैं क्या, वो कभी किसी केसेस में फंसे हैं क्या, उनका इनकम क्या है, उनका जो भी मतलब कितना कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में बताना पड़ता है. Alright? Only then the candidates are allowed to participate in the elections. ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद ही, और जब ECI उसको चेक करेगी, यानी स्क्रूटनाइज करेगी, चेक करेगी, ओनली आफ्टर दैट दे डिसाइड कि क्या ये कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है कि नहीं. बिना चेक किए अगर किसी को भी खड़ा करवा दिया, देन टुमारो वी कैन हैव अ पर्सन विथ 10 मर्डर केसेस फाइटिंग फॉर इलेक्शंस. ऑलराइट. और ऐसा भी नहीं कि अभी भी नहीं हो रहा है. आई एम प्रिटी श्योर, इफ यू थिंक अबाउट इट, इंडियन इलेक्शन का जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस, तुम देखोगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग बुरा काम करते हैं वो लोग भी इलेक्शन में खड़ा होने लग जाते हैं, या वो लोग एक बार जेल से निकलने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे उन लोगों को लिया जाता है. एंड दैट इज समथिंग दैट्स वेरी, वी कुड कॉल इट अ नेगेटिव पॉइंट इन इंडियन इलेक्शन प्रोसेस, कि जितने भी पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ पे हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज्यादा अच्छे नहीं है, और many of them have a criminal background which is very very bad, फिर भी लोग उनके लिए वोट करते हैं. Alright? Now, the fourth function is to give recognition to political parties. India follows a multi-party system. Alright? New parties are constantly being formed. The ECI has the role of recognizing or de-recognizing these political parties. तो इंडिया क्या करती है? It follows a multi-party system. इंडिया में एक ही पार्टी या 2 पार्टी नहीं है, बहुत सारे अलग अलग पार्टीज है. मल्टी पार्टी सिस्टम. न्यू पार्टीज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म. तुमने देखा होगा शिवसेना जब टूट के नवनिर्माण सेना बन गया. ऑलराइट. आम आदमी पार्टी भी एक पहले वाले बड़े पार्टी से निकली थी. जो 2 आम आदमी पार्टी है. जो पहला शुरू हुआ वो एक दूसरे इंसान के क्या कहते हैं अंडर शुरू हुआ. अरविंद केजरीवाल सेपरेटेड फ्रॉम देम लेटर ऑन. For some reason I cannot recall the name. अन्ना हजारे, हाँ, अन्ना हजारे के अंडर आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी, बट उसके बाद अरविंद केजरीवाल सेपरेट होके उन्होंने दूसरा आम आदमी पार्टी बना लिया. ऑलराइट. नाउ द ECI, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है इसमें? हैज द रोल टू रिकॉग्नाइज एंड डी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी. इन पार्टीज को ऑफिशियल स्टेटस देना कि हाँ ये पार्टी है,
या ये पार्टी एग्जिस्ट करती है, मतलब तो उनको रजिस्टर करवाती है, और डी रिकग्नाइज यानी उनको डी रजिस्टर भी करवा सकती है। वो बोल सकती है कि नहीं, तुम ये एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारे इसमें है नहीं, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं है, तो तुम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकते। या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत कोई बुरा काम किया है तो ईसीआई क्या करेगा, उसको डी रजिस्टर करेगा, उसको खत्म कर देगा, बोलेगा कि नहीं, तुमने ये सब बुरे काम किए तो तुम अभी पार्टी नहीं बन सकते। ऑलराइट, सो ईसीआई गिव्स रिकग्निशन एंड डी रिकग्निशन। रिकग्निशन यानी ऑफिशियल स्टेटस, किसी चीज को ऑफिशियल बनाना। ऑलराइट, इट ऑल्सो अलॉट्स द पार्टी सिंबल टू देम। ईसीआई क्या करता है, इन पार्टीज को सिंबल्स देते हैं। तो जैसे बीजेपी का लोटस है, कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। ऑलराइट, तो ये सब सिंबल्स कौन देता है, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पार्टी को देती है। ऑलराइट, अलॉट करती है। नाउ द फाइनल फंक्शन इज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस। ईसीआई क्या करती है, जो भी लड़ाई झगड़े के मामले होते हैं इलेक्शंस के रिलेटेड, या जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको सॉल्व करती है। सेकंड फंक्शन इज टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट एज डिसक्वालिफाइड। अगर किसी कैंडिडेट के बारे में पता चला कि इसने करप्शन के थ्रू इलेक्शन जीते हैं, या लोगों के वोट खरीदे हैं, या उसने कोई तो बहुत बड़ा स्कैम किया है, तो उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने का काम कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल डू इट। ऑलराइट, दे कैन डिक्लेयर एनी कैंडिडेट एज disqualified and to conduct re-elections in a particular constituency. If the ECI feels कि in a particular place that nothing has happened fairly या बहुत बुरी तरह से election carry out किया गया, then they will conduct the re-election। वो वापस उस जगह पे re-election डालेंगे, and in a particular constituency. Constituency is basically a small area or a particular area of voters. All right, तो ECI क्या करेगा, उस जगह पे re-election भी conduct कर सकता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है इलेक्शंस के रिलेटेड, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको सॉल्व करती है। राइट, विद दैट वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। नाउ द क्वेश्चंस यू हैव टू थिंक ऑफ फॉर टुडे आर some of these questions you have to answer from the textbook, some of them you have to answer from the notes, some of them you have to think and answer. All right, remember students, don't only look for question answers in the notes. You have to think, use your own critical thinking, develop your own thoughts. All right, so the first question is, who was the first election commissioner of India, when was he elected? All right, इंडिया का सबसे पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था, एंड व्हेन वाज ही इलेक्टेड, वो कौन से सिचुएशन में इलेक्ट हुआ था, वो भी लिखो। ऑलराइट, दिस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट बुक इफ यू लुक एट इट। हु आर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा कि क्या है, कैसा है, उसके क्या फंक्शंस है। सो हु आर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ड्रॉ अ वेब डायग्राम शोइंग द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। एक वेब डायग्राम क्या होता है, इन द मिडिल यू हैव योर फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और फिर जो भी फंक्शंस है वो साइड में ब्रांचेस में होंगे। ऑलराइट, दैट्स अ वेब डायग्राम। फ्लो चार्ट क्या होता है, ऊपर से नीचे। वेब डायग्राम क्या होता है, बीच में एक चीज होती है और फिर उसके रिलेटेड जो भी चीज है उसके साइड में। एंड फाइनली, डू यू थिंक द मल्टी पार्टी सिस्टम मेक्स सेंस इन इंडिया, स्टेट व्हाई और व्हाई नॉट। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होना जरूरी क्यों है, हम लोग ने दो या एक पार्टी को क्यों नहीं रखा। सो डू यू थिंक द मल्टी पार्टी सिस्टम मेक सेंस इन इंडिया, स्टेट व्हाई और व्हाई नॉट। ऑलराइट, दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट। नाउ दिस, फॉर एग्जांपल, दिस इज अ क्वेश्चन which you will not find in the textbook. You have to think about it, think about all the explanation I've made, all the notes I've given, and then answer the question. With that, we have finished the lecture for today, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, please send me a message or a voice note on WhatsApp. Thank you so much for attending the class, and have a nice day, all of you.